हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अप्रैल 4th वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली एक संस्था है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है ग्लोबल डिफेंस बजट के ऊपर। इसके बारे में बात करते हैं कि डिफेंस सेक्टर के अंदर ग्लोबल लेवल पे कितना खर्चा किया जा रहा है, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। तो अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं, तो इस रिपोर्ट का एक डेटा क्या कह रहा है कि इंडिया इज अ फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड। मिलिट्री के पीछे खर्चा करने के लिए इंडिया दुनिया के अंदर फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है। अगर हम 2023 का डेटा देखें तो इंडिया ने 83.6 बिलियन डॉलर खर्चा किया है मिलिट्री के पीछे, बराबर ना, अपने आर्म फोर्सेस के पीछे, जो 4.2% हायर है 2022 के कंपैरिजन में, बराबर ना। 2023 के अंदर इंडिया ने 83.6 बिलियन डॉलर खर्चा किया है मिलिट्री के पीछे, जो 4.2% हायर है 2022 के कंपैरिजन में, बराबर ना। ओके, और अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ग्लोबल लेवल पे मिलिट्री के पीछे कितना खर्चा हुआ है। तो ग्लोबल लेवल पे मिलिट्री के पीछे कितना खर्चा हुआ है फ्रेंड्स, तो 2443 बिलियन डॉलर खर्चा हुआ है ग्लोबल लेवल पे 2023 के अंदर। और 2009 के बाद ये सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है एक पर्टिकुलर साल के अंदर, राइट। और ये 2022 के कंपैरिजन में 7% ज्यादा खर्चा हुआ है। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा है, ऐसा सीपरी कह रहा है। इंडिया में भी बढ़ा है और ग्लोबल लेवल पे भी बढ़ा है, बराबर ना। और सिपरी के जो ऑफिशियल्स है वो क्या कह रहे हैं कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ने का जो मेन रीजन है वो क्या है, तो ये जो इंक्रीज हुआ है मिलिट्री एक्सपेंडिचर, वो ग्लोबल डिटोरिएशन इन द पीस एंड सिक्योरिटी की वजह से हुआ है। जो मिलिट्री के पीछे जो खर्चा कर रहे हैं दुनिया के देश, वो किस वजह से खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर पीस और सिक्योरिटी कम हो गई है। लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, बराबर ना, राइट। ओके, और आप इस रिपोर्ट के अंदर देख सकते हो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है। तो सबसे ज्यादा मिलिट्री स्पेंडर कौन होगा फ्रेंड्स, यूएस। सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे रशिया, और फोर्थ नंबर पे कौन है फ्रेंड्स, इंडिया है, बराबर ध्यान में रखना है। ओके, और अगर हम चाइना और रशिया के बारे में बात करें, जो सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, तो चाइना वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, उसने 296 बिलियन डॉलर का खर्चा किया 2023 के अंदर मिलिट्री के पीछे, जो 6% इंक्रीज दिखा रहा है। और चाइना का जो ये इंक्रीज है मिलिट्री के पीछे जो खर्चा है, वो 29 साल से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बराबर ना, वो ध्यान में रखना है। और अगर मैं रशिया के बारे में बात करूँ, तो रशिया का जो खर्चा हुआ है मिलिट्री के पीछे 109 बिलियन डॉलर हुआ है, 24% इंक्रीज हुआ है 2022 के कंपैरिजन में। और 57% इंक्रीज हुआ 2014 के कंपैरिजन में। ये 2014 वही साल है कि जहाँ पे रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था। ये क्रीमिया जो यूक्रेन का पार्ट था, उसको रशिया ने कैप्चर कर लिया था। तब से 2014 से 57% इंक्रीज हुआ है मिलिट्री के पीछे रशिया का जो खर्चा है। 109 बिलियन डॉलर हुआ है 2023 के अंदर, बराबर ना। ओके ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि सीपरी का एक रिपोर्ट आया ग्लोबल डिफेंस बजट के ऊपर, मिलिट्री के पीछे खर्चा बढ़ता जा रहा है ग्लोबल लेवल पे भी और इंडिया लेवल पे भी, बराबर ना। बिकॉज दुनिया के अंदर जो पीस और सिक्योरिटी है वो डिटोरिएट होती जा रही है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है यूके की तरफ से कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक जी, उनके द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है कि रवांडा डिपोटेशन फ्लाइट वो शुरू होगी 10 से 12 वीक्स के अंदर। तो ये रवांडा डिपोटेशन फ्लाइट्स क्या है, इसके बारे में बात करें। एक्चुअली 2022 के अंदर, अप्रैल 2022 के अंदर, जब यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हुआ करते थे, बराबर ना। ओके, तो इस अप्रैल 2022 के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ये एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ था फ्रेंड्स, यूके और रवांडा के बीच में साइन हुआ था, बराबर ना। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या नक्की हुआ था कि यूके यूके अपने देश में जो भी
जो भी व्यक्ति इलीगली आएगा, जो भी व्यक्ति इलीगली आएगा, जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से आएगा, और अगर उसको पाया जाएगा कि वो यूके के अंदर रेफ्यूजी है, वह कोई दूसरी कंट्री से इलीगली आया है, तो यूके उस व्यक्ति को कहाँ पे भेज देगा? रवांडा के अंदर भेज देगा। कहाँ पे भेज देगा फ्रेंड्स? रवांडा के अंदर भेज देगा। ऐसा एग्रीमेंट हुआ है यूके और रवांडा के बीच में, बराबर ना? ओके। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था 2022 के अंदर, जब यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन थे फ्रेंड्स? बोरिस जॉनसन थे, तब ये एग्रीमेंट हुआ था, और अभी उसको इम्प्लीमेंट किए जाने वाला है। 10 से 12 वीक के बाद लोगों को बेचना शुरू कर दिया जाएगा, बराबर ना? तो अभी ये एग्रीमेंट क्यों किया गया है, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना? ओके। अगर मैं ये यूके और रवांडा के बीच में क्यों डील हुआ उसके बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो एक्चुअली अगर हम डेटा देखें तो 2022 के अंदर यूके के अंदर 45,000 पीपल के आसपास लोग इलीगली माइग्रेट हुए थे। और मेनली कौन से रीजन से माइग्रेट हुए थे? तो इंग्लिश चैनल के माध्यम से। आपको देखना है कि इंग्लिश चैनल कहाँ पे है। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से दिखाऊं तो ये यूके है, ये फ्रांस है। इफ यूके और फ्रांस के बीच में यहाँ पे एक समुद्र है जिसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल, बराबर ना? और ये वाला जो रीजन है वो अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ पे पाकिस्तान है, बराबर ना? तो ये जो मिडल ईस्ट वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से यूके के अंदर इलीगली प्रवेश करते हैं, बराबर ना? ओके। तो इन लोगों को रोकने के लिए, इन लोगों को डिटर करने के लिए यहाँ पे यूके गवर्नमेंट के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है कि जो भी व्यक्ति ऐसा पाया जाएगा हम उसको उठा के कहाँ पे भेज देंगे? रवांडा के अंदर। एक अफ्रीकन कंट्री है जिसके साथ यूके गवर्नमेंट के द्वारा डील की गई है कि भाई हमारे यहाँ से जो रेफ्यूजी आएंगे हम उनको वहाँ पे भेज देंगे, बराबर ना? आप उनको संभालना, आप उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, और अकोमोडेशन के लिए जो भी खर्चा होगा वो यूके प्रोवाइड करेगा। रवांडा का काम क्या है? उन लोगों को रेफ्यूजी स्टेटस देना। रवांडा एक सोल अथॉरिटी होगा कि भाई वो अगर चाहेगा तो रेफ्यूजी स्टेटस दे सकता है, अगर वो नहीं चाहेगा तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति को रेफ्यूजी स्टेटस नहीं भी दे सकता। वो व्यक्ति को क्या करेगा? उसके ओरिजिन कंट्री में भेज देगा, बराबर ना? तो यूके का काम है रवांडा में भेजना, रवांडा को पैसा देना, उन लोगों को अकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए, उन लोगों को सही सलामत रखने के लिए। लेकिन ये किन लोगों को? जो लोगों को रवांडा पसंद करेगा कि हाँ भाई ये सही व्यक्ति है। अगर रवांडा को ऐसा लगेगा कि ये सही व्यक्ति नहीं है तो वो उसको वापिस उसके कंट्री ऑफ ओरिजिन के अंदर भेज देगा, बराबर ना? तो ये पूरा एग्रीमेंट हुआ है यूके और रवांडा के बीच में, बराबर ना? ओके। ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रवांडा विल बी द सोल अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज और नॉट रिकॉग्नाइज द रेफ्यूजी स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, बराबर ना? और जो रेफ्यूजी रवांडा के अंदर जाएंगे उनको अकोमोडेशन वगैरह कौन प्रोवाइड करेगा? यूके प्रोवाइड करेगा, बराबर ना? पैसा कौन देगा? यूके प्रोवाइड करेगा। अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा तो रवांडा, लेकिन पैसा उसके लिए यूके प्रोवाइड करेगा, बराबर ना? ओके। तो ऐसा एक एग्रीमेंट साइन हुआ था बोरिस जॉनसन के समय में, बराबर ना? ओके। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा दूँ कि हु विल बी सेंड टू द रवांडा, रवांडा में किसको भेजा जाएगा? तो वास्ट मेजोरिटी ऑफ दोज एंटरिंग यूके इलीगली, जो लोग यूके में इलीगली प्रवेश करेंगे उनको भेजा जाएगा। और दोज रिलोकेटेड इन रवांडा विल बी गिवन अ सपोर्ट पैकेज इंक्लूडिंग अप टू 5 years ऑफ द ट्रेनिंग, अकोमोडेशन एंड हेल्थ केयर। तो ये सपोर्ट पैकेज भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल $120 million का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, 120 million पाउंड का इन्वेस्टमेंट किया जाए यूके के द्वारा, बराबर ना, रवांडा के अंदर। और यूके ने रवांडा को ये क्यों चुना, बराबर ना? तो यहाँ पे यूके ऑलरेडी अल्बेनिया और घाना के साथ ये डिस्कशन कर चुका था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बराबर ना? और यूके को लगा कि रवांडा इज अ सेफ कंट्री, बराबर ना? इसके लिए वहाँ पे यूके और रवांडा के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, बराबर ना? और रवांडा के साथ और एक कंट्री ने भी ऐसा एग्रीमेंट साइन किया था 2014 से लेकर 2017 के बीच में, इसराइल। इसराइल मेड अ सिमिलर एग्रीमेंट विद रवांडा एंड युगांडा, बराबर ना? इसराइल ने भी अपने कंट्री में जो रेफ्यूजी आए थे उनको रवांडा और युगांडा में भेजने की बात की थी, बराबर ना? ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पे कुछ समय पहले ऐसा स्टेप लिया था, बराबर ना? तो ऐसा वर्ल्ड लेवल पे देखने को मिलता है। अभी यूके और रवांडा के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, बराबर, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके। ओके। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। हमने नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली ये योजना रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एक जगह पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में जो अफोर्डेबल हाउसेस प्रोवाइड किए जाते हैं उस उनका उद्घाटन किया गया था एक साइट के ऊपर। इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है। हमारे लिए योजना बहुत काम की है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो नाम से पता चलता है कि यहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करने की बात चल रही है, और ये कौन सी स्कीम है? अर्बन स्कीम है।
तो एक्चुअली प्रधानमंत्री आवास योजना जब लॉन्च किया गया था तब उसके दो कंपोनेंट थे, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बराबर ना। तो आवास योजना अर्बन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है वो 2015 के अंदर शुरू की गई थी फ्रेंड्स। और इसको कौन इंप्लीमेंट करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इंप्लीमेंट करवा रहा है, बराबर ना। और अगर मैं इस योजना का ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूं तो इस योजना का ऑब्जेक्टिव था कि सभी लोगों को पक्का हाउस प्रोवाइड करना। जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं अर्बन एरिया के अंदर, क्योंकि ये आवास योजना अर्बन है, कि अर्बन एरिया के अंदर जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको पक्का ऑल वेदर पक्का हाउस प्रोवाइड करना 2022 तक। लेकिन 2022 तक ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो उसको एक्सटेंड किया गया है 31 दिसंबर 2024 तक, 31 दिसंबर 2024 तक उसको एक्सटेंड किया गया है, बराबर ना। और ये स्कीम के अंदर एंटायर अर्बन एरिया ऑफ द कंट्री को कवर किया गया है। जो भी अर्बन एरिया जो सेंसस 2011 के अंदर जिनको स्टेट्यूटरी टाउन्स का नोटिफिकेशन मिला है, उसके बाद 2011 के बाद भी जो सब्सिक्वेंटली नोटिफाइड हुए एज अ टाउन, नोटिफाइड प्लानिंग और डेवलपमेंट एरिया है, वो सभी एरिया को यहाँ पे कवर किया गया है। और ये स्कीम को टोटल 4 वर्टिकल के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। कौन कौन से 4 वर्टिकल के अंदर? बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन और इन्हेंसमेंट। ये ये क्या है कि अगर कोई व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है अगर वो बहुत पुराने घर में रहता है और अब उसको अपने घर को रिनोवेट भी करवाना है ना, तो भी उसको इस योजना के अंडर में बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पे पैसा मिलेगा। सेकेंड कंपोनेंट है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। अगर कोई बिल्डर है जो साइट वगैरह लॉन्च कर रहा है और अगर यहाँ पे उसको ये स्कीम के अंडर में कंस्ट्रक्शन करना है तो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। कोई बिल्डर गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवा सकता है। तो ये भी कंपोनेंट है, यहाँ पे बिल्डर को भी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। थर्ड कंपोनेंट है इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। अगर कोई संस्था स्लम एरिया को रीडेवलप करना चाहती है तभी भी उसको इस स्कीम के अंदर में बेनिफिट मिलेगा। और फोर्थ कंपोनेंट है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। अगर कोई एलिजिबल बेनिफिशियरी है वो इस योजना का अंडर में अप्लाई कर रहा है, इस योजना के अंडर में अप्लाई कर रहा है तो उसको सब्सिडी मिलेगी। कहाँ पे? लोन के अंदर, क्रेडिट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल उसने 30 लाख का घर लिया है फॉर एग्जाम्पल, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में उसने अप्लाई किया है, बराबर ना, ओके। और 30 लाख के घर के लिए फॉर एग्जाम्पल उसने 20 लाख की लोन ली है, बराबर ना। तो 20 लाख की जो लोन ली है तो ये लोन अमाउंट के ऊपर उसको सब्सिडी मिल जाएगी उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, बराबर ना। फिर ऐसा नहीं है कि 60 लाख का घर लिया तब जाके उसको सब्सिडी मिलेगी। कुछ अमाउंट तक का अगर घर लेता है कोई व्यक्ति तो उसको जो लोन लेता है उसके पीछे उसको यहाँ पे सब्सिडी मिलती है, बराबर, इस कंपोनेंट के अंदर, राइट। तो अगस्त 2022 के अंदर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवमेंट दिया कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको हम 31 दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड करेंगे। और ये जो 4 वर्टिकल्स थे उसमें से 3 वर्टिकल को तो एक्सटेंड किया गया। कौन कौन से? बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन और इन्हेंसमेंट को, सेकंड अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप को, और इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट को। लेकिन जो फोर्थ कंपोनेंट है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, ये कंपोनेंट को बंद कर दिया गया, बराबर है। ये कंपोनेंट किसके लिए लागू हुआ? जो 31 मार्च 2022 तक जिसने इस स्कीम के अंदर में घर लिए हैं उन्हीं लोगों के लिए ये कंपोनेंट लागू हुआ। फिर उसके बाद ये कंपोनेंट बंद कर दिया गया। और उसके बाद ये जो कंपोनेंट है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में जो अफोर्डेबल हाउसेस के लिए जो बेनिफिशियरी जो लोग हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, उन्हीं के लिए ये कंपोनेंट ओपन है। बाकी सभी के लिए कंपोनेंट क्या हो गया? बंद हो गया फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। ओके। और यहाँ पे ये जो सभी घर है, यहाँ पे जो अफोर्डेबल हाउसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर में, उसमें कौन कौन से एमिनिटीज होगी? तो लाइक टॉयलेट, वाटर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, किचन जैसे सभी बेसिक एमिनिटीज होगी। और ये जो स्कीम है वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया गया है। तो यहाँ पे जो अफोर्डेबल हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे उनको फीमेल मेंबर के ऊपर या तो फिर जॉइंट नेम के ऊपर उनको ये घर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। और प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? जो डिफरेंटली एबल पर्सन है, जो सीनियर सिटीजन है, जो SC ST और OBC माइनॉरिटी और सिंगल वुमेन और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा फ्रेंड्स, बराबर ना। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था, 4 वर्टिकल के अंदर लॉन्च किया गया था। उसमें से ये जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, पहले
जो भी एलिजिबल लोग हैं, भले वो अफोर्डेबल हाउसेस हाउसेस के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन अगर वो कुछ अमाउंट तक घर परचेस करते हैं तो उन सभी लोगों को लोन के ऊपर ये स्कीम के अंडर में पैसा मिलता था। कुछ सब्सिडी मिलती थी, सॉरी पैसा नहीं सब्सिडी मिलती थी, लेकिन वो सभी के लिए सब्सिडी बंद कर दी गई। जस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो एलिजिबल लोग हैं उन्हीं उनको ही लोन के ऊपर ही सब्सिडी मिलेगी, ऐसा यहाँ पे डिसाइड किया गया, बराबर ना। ओके। और तो इस स्कीम के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। जो भी अफोर्डेबल हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे वो फीमेल मेंबर के ऊपर या तो फिर जॉइंट नेम के ऊपर अलोकेट किए जाएंगे। और SC ST OBC सीनियर सिटीजन पर्सन विद डिसेबिलिटी माइनॉरिटी सिंगल वुमेन और ट्रांसजेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया है। कौन सी पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया है? तो एक पेटिशन आई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कोलिजन सिस्टम को बंद कर दो और NJAC सिस्टम को वापस से लागू कर दो, बराबर ना। तो व्हाट इज दिस टू सिस्टम? कोलिजन सिस्टम क्या है, NJAC सिस्टम क्या है, उसके बारे में समझे, उसके बाद ही आपको इस आर्टिकल के अंदर अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, कोलेजियम सिस्टम फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, नाम से पता चलता है ये जो सिस्टम है वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए बनाई गई थी, बराबर ना। तो एक्चुअली कि जो जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी, जो मेनली सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, वो उनको अपॉइंट किया जाता है कोलेजियम सिस्टम के ऊपर। ये कोलेजियम सिस्टम के अंदर कौन कौन होता है? तो एक कमिटी होती है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये 5 लोग मिलके सुप्रीम कोर्ट के बाकी के जज को अपॉइंट करता है, बराबर ना। और हाँ, ये जो कोलिजियम है, ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी जगह पे नहीं लिखा गया है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एक्चुअली, बराबर ना। ओके। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए कोलिजियम सिस्टम को फॉलो किया जाता है। कोलिजियम सिस्टम में 5 मेंबर होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। और वही लोग सुप्रीम कोर्ट के बाकी के जज को अपॉइंट करते हैं, उनको एलिवेट मतलब प्रमोट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं, बराबर ना। जो हाई जुडिशरी है, मतलब जो हाई कोर्ट के जजेस है, उनको भी यही लोग अपॉइंट करते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। ये कोलिजियम सिस्टम है। तो यहाँ पे मुद्दा ऐसा है कि यहाँ पे कि जो हायर जुडिशरी के जो जजेस है, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ही अपॉइंट करते हैं तो ये नेपोटिज्म क्रिएट कर सकता है, नेपोटिज्म क्रिएट करता है। और ऐसा अभी एक आरोप लगा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें नेपोटिज्म होता है, उसमें फेवरेटिज्म होता है। कि फॉर एग्जाम्पल ये 5 व्यक्ति के जो फेवरेट जज हो गए, जो फेवरेट पर्सन होगा उसको ही यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है, उसको ही यहाँ पे प्रमोशन दिया जा सकता है, बाकी लोगों के प्रति यहाँ पे भेदभाव हो सकता है। नेपोटिज्म का यहाँ पे कंसर्न दिखाया जा रहा है, बराबर ना। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन आई थी अभी कि कोलिजियम सिस्टम को बंद करो और पुराना एक रूल लागू किया गया था NJAC सिस्टम, उसको वापिस से शुरू कर दो, बराबर ना। अभी ये क्या है NJAC सिस्टम, उसके बारे में बात करें। तो एक्चुअली ये जो कोलेजियम सिस्टम है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका कुछ भी यहाँ पे नामकरण नहीं किया गया है। तो इसके लिए यहाँ पे 2014 के अंदर एक एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा। और इस एक्ट का नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014। हमारे बंधारण के अंदर 99th अमेंडमेंट करके एक एक्ट को पास किया गया था 2014 के अंदर, बराबर ना। और सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को रिजेक्ट कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा था कि अगर हम इस एक्ट को पास करेंगे, अगर हम इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगी, बराबर ना। अभी ऐसा सुप्रीम कोर्ट को क्यों लगा, उसके बारे में बात करें। तो अगर मैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो अक्टूबर 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वर्डिक्ट हुई जिसमें 4-1 मेजोरिटी से एक अनाउंसमेंट हुआ कि हम 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014, कौन सा एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस अंडरमाइन हो सकती है। अब ये ऐसा क्यों सुप्रीम कोर्ट को लगा फ्रेंड्स? क्योंकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अंडर में क्या था कि वहां पे अगर मैं उसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करूं तो जैसे कोलिजियम सिस्टम में 5 मेंबर होते हैं, एक कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और 4 कौन होते हैं,
सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो 4 होते हैं। टोटल 5 व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के ही मेंबर होते हैं, और वो लोग हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स को देखते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ये नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन के अंदर क्या होता था कि वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो उस कमिटी के चेयरपर्सन होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ये 3 मेंबर हो गए। एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, 4th मेंबर। और बाकी के 2 मेंबर सिविल सोसाइटी से चुने जाते हैं। और ये सिविल सोसाइटी से किसको चुनना है वो कौन डिसाइड करता है, तो एक कमेटी बनाई गई उसके लिए। उस कमेटी में कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन, बराबर ना। तो टोटल टोटल 6 व्यक्ति होते हैं। टोटल 6 व्यक्ति होते थे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अकॉर्डिंग। टोटल 6 व्यक्ति होने चाहिए एक पर्टिकुलर जज को अपॉइंट करने के लिए। और ये 6 व्यक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट, एक सरकार के मिनिस्टर और 2 सिविल सोसाइटी के मेंबर, बराबर ना, जिनको कौन अपॉइंट करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पीएम और लीडर ऑफ ओपोजिशन, बराबर ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कंसर्न दिखाया कि हम हमारे जुडिशरी के ये जो हायर पोजीशंस है उसके अपॉइंटमेंट के लिए हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ये बायस हो जाएगा रूलिंग पार्टी के हिसाब से, बराबर ना। मतलब यहाँ पे अगर हमारे जुडिशरी सिस्टम में हम गवर्नमेंट को परमिशन दे के कि आप रोल प्ले करो, तो वो हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम की इंडिपेंडेंस को हार्म करेगा, बराबर ना। जुडिशरी सिस्टम कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, अपोजिशन के लिए भी और रूलिंग पार्टी के लिए भी। और अगर हम रूलिंग पार्टी को यहाँ पे इन्वॉल्व होने देंगे, बराबर, तो वो हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं हार्म हो सकती है। ऐसे कंसर्न की वजह से इस एक्ट को फिर रिजेक्ट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वापस से कोलिजियम सिस्टम शुरू कर दिया गया फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो यहाँ पे पटिशन जो आया था वो क्या बोल रहा है कि इस एक्ट एनजेएसी को वापस लाओ और कोलिजियम सिस्टम को बंद करो, क्योंकि कोलिजन सिस्टम में क्या हो रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने आपको बात की नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एंड एक्ट की, अगर मैं बात करूँ तो जब ये लागू कर दिया था तब वो एक सोलो बॉडी थी जो रिस्पॉन्सिबल होती थी फॉर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस टू द हायर जुडिशरी इन द इंडिया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल सोट टू रिप्लेस द कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने की बात चली थी उस टाइम पे, बराबर ना। कोलिजियम सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही रोल प्ले करते थे, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया आर्टिकल आर्टिकल 124A लाया गया 99th अमेंडमेंट करके। और ये बिल को पास भी कर दिया गया था, एक्ट भी बना दिया गया था, लेकिन उसके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और एक पटिशन को रिजेक्ट किया गया है। पटिशन क्या था कि 100% वीवीपैट को वेरीफाई करना है। जो हमारा जो इलेक्शन अभी हो रहे हैं उस इलेक्शन के बाद 100% वीवीपैट को वेरीफाई करना है, ऐसा पेटिशन अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और उसके बारे में बात करते हैं कि ये ईवीएम क्या है, वीवीपैट क्या है, और क्यों ऐसा पेटिशन डाला गया, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया था डिमांड फॉर 100% वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट्स। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है, वाटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वाटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल को वेरीफाई करने का जो अभी 100% वेरीफाई करने का जो पटिशन था उसको रिजेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी ये वीवीपैट क्या है उसको समझते हैं। तो आप देख सकते हो, आप सभी ने वोट दिया होगा कहीं ना कहीं, बराबर ना कभी, और आप इस बार भी वोट दोगे 100%। और अगर मैं इस वोटिंग सिस्टम की बात करूँ तो उसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बैलेट यूनिट, ये बैलेट यूनिट है फ्रेंड्स, जहाँ पे आप वोट के लिए बटन प्रेस करते हो, बराबर ना, जिसको हम ईवीएम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये, बराबर ना। और ये है वीवीपैट, ये वीवीपैट है। और ये है कंट्रोल यूनिट, ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, और ये वीवीपैट की बात करेंगे, बराबर ना। तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये बैलेट यूनिट के अंदर ये सब जो है, ये यहाँ पे सब पॉलिटिकल पार्टी के नाम लिखे होंगे, यहाँ पे उनके सिंबल होते हैं, और जो भी आपकी पसंद की का पॉलिटिकल पार्टी है उनको आप यहाँ पे इस बटन के ऊपर प्रेस करके वोट देते हो फ्रेंड्स, बराबर ना। तो यहाँ पे जो भी आप वोट देते हो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हो जाता है, बराबर ना, इसके लिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये तो हमने बहुत सालों पहले लागू कर दिया था कि वोट को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करना ईवीएम के माध्यम से। लेकिन 2014-15 के आसपास पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डिस्कस करके
ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर हम 100% किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? मशीन के ऊपर डिपेंड थे, 100% मशीन के ऊपर डिपेंडेंट थे। और ये मशीन के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए यहाँ पे और एक इंस्ट्रूमेंट को साथ में डाला गया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? वीवीपैट फ्रेंड्स, वीवीपैट। ये वीवीपैट के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी के सामने आपने यहाँ पे कोई बटन प्रेस किया तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो वो वोट स्टोर हो जाएगा, लेकिन उसका जो पर्ची है वो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर फिजिकल फॉर्म में गिरेगा। उसके नीचे ड्रॉप बॉक्स होता है। ये ऐसा होता है वीवीपैट। यहाँ पे ये ड्रॉप बॉक्स होता है। जैसे आपने यहाँ पे बटन प्रेस किया फ्रेंड्स, बराबर ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो वोट स्टोर हो गया, लेकिन वही वोट यहाँ पे पर्ची के फॉर्म में ये ड्रॉप बॉक्स में गिरेगा फ्रेंड्स, ये वीवीपैट के अंदर, बराबर ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इस मशीन के अंदर कोई खामी हुई तो हम यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में भी उस वोट को काउंट कर सकते हैं। तो हमारी जो वोटों की गिनती है उसमें हम कुछ गलती नहीं हो सकती, बराबर ना, हम उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, बराबर ना। ओके, तो अभी ये जो पेटिशन फाइल किया गया था वो क्या फाइल किया गया था कि जितने भी हमने ईवीएम के माध्यम से वोट डाले हैं, वोट को रिकॉर्ड किया है, वो सभी वोट को हम वीवीपैट के माध्यम से क्रॉस वेरीफाई करें कि कुछ मिस वेरिफिकेशन तो नहीं है। और 100% वोट को यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करने की बात चल रही है, बराबर ना। क्योंकि अपोजिशन पार्टी को, जो विपक्ष को सपोर्ट करते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ये मशीन के अंदर कुछ छेड़छाड़ कर रही है, कुछ छेड़छाड़ कर रही है। और वो सभी वोट्स उनके उनके विपक्ष के खिलाफ आ रहे हैं और रूलिंग पार्टी के बिहाफ में आ रहे हैं, ऐसा ऑपोजिशन को लग रहा है। इसके लिए जो ऑपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, बराबर ना, कि 100% वोट को वेरीफाई किया जाए, बराबर ना। लेकिन अगर मैं वोट को वेरीफाई करने की बात करूँ, ये वीवीपैट के अंदर जो वोट गिरते हैं वो हम कैसे वेरीफाई करते हैं अभी उसके बारे में बात करें। ये थोड़ी सी वीवीपैट की हिस्ट्री के बारे में बात करें फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो अगर मैं वीवीपैट की हिस्ट्री के टाइमलाइन की बात करूँ तो आइडिया, ये जो वाटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का जो आइडिया आया था वो 2010 के अंदर आया था, बराबर ना। जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मीटिंग की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और डिस्कस किया कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। और उसके बाद एक प्रोटोटाइप डिजाइन किया गया और उसको ट्रायल बेसिस के ऊपर रखा भी गया। तिरुवनंतपुरम, चेरापूंजी, ईस्ट दिल्ली और जैसलमेर के अंदर 2011 के अंदर इस वीवीपैट को ट्रायल किया गया। और उसके बाद उसके डिज़ाइन को अप्रूव किया गया, डिज़ाइन को अप्रूव किया गया 2013 के अंदर। और उसके बाद हमारे जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है 1961, उसके अंदर अमेंडमेंट करके पहली बार इसको इलेक्शन में डाला गया। कब? 2013 के अंदर जब नागालैंड के अंदर इलेक्शन हुआ, तब पहली बार इस वीवीपैट को ईवीएम के साथ कनेक्ट किया गया। और 2017 से 100% एडॉप्शन हुआ ई वीवीपैट मशीन का, बराबर। ओके, और ये वीवीपैट मशीन का जो इंटरनल ऑडिट का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कब ऑर्डर दिया? 2018 के अंदर, 2018 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया कि वीवीपैट मशीन्स का हम इंटरनल ऑडिट भी कर सकते हैं, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। शुरुआत में ऐसा बोला गया कि अभी देखो, इतनी सारी जनता है, इतने सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, हम हर जगह पे हर वीवीपैट को क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर हम एटलीस्ट एक, शुरुआत में एटलीस्ट एक वीवीपैट मशीन को क्रॉस वेरीफाई करेंगे। फिर ये एक मशीन की जगह पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर हम मिनिमम 5 वीवीपैट मशीन को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, बराबर ना। तो अभी हम मिनिमम कितने वीवीपैट मशीन को क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं? 5, बराबर। 2019 से ये लागू हो रहा है, बराबर ना। ओके, तो जैसे हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वीवीपैट के वेरिफिकेशन के लिए हर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कितने वीवीपैट मशीन को वेरीफाई करने की बात की है? 5। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या डायरेक्शन दिया है कि आपको हर एक वीवीपैट मशीन के अंदर जो रिकॉर्ड है, उसकी जो सिंबल लोडिंग यूनिट के अंदर जो रिकॉर्ड है, वो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद 45 डेज तक उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, बराबर ना। और सिंबल लोडिंग यूनिट क्या है? कि एक मेमोरी यूनिट है दैट आर फर्स्ट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर टू द लोड इलेक्शन सिंबल्स, बराबर ना। इलेक्शन सिंबल्स को वो स्टोर करता है। तो रिजल्ट के बाद 45 डेज तक ये सिंबल लोडिंग यूनिट्स के अंदर जो भी डेटा है वो आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेकंड डायरेक्शन दिया कि अगर अगर कोई व्यक्ति, जो पॉलिटिकल पार्टी का जो व्यक्ति है, कोई भी इनेबल कैंडिडेट है, अगर ये वीवीपैट को क्रॉस वेरीफाई करना चाहता है तो वो कर सकता है, बराबर ना। और कौन कर सकता है? तो जो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जो रहा है, जो फॉर एग्जांपल
तीन पार्टी है, एक दो और तीन, उसमें से एक तो इलेक्शन जीत गया, लेकिन जो सेकंड और थर्ड नंबर पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो वीवीपैट को क्रॉस वेरीफाई करवा सकती है, लेकिन वो अपने खुद के खर्चे पे, और अगर कुछ ऐसा मिला तो वो खर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा, बराबर ना। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फ्रेंड्स, बराबर ना। लेकिन ये जो क्रॉस वेरिफिकेशन है वो सेकंड और थर्ड पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट के 7 दिन के अंदर ही करवा सकती है, उसके बाद नहीं करवा सकती फ्रेंड्स, बराबर ना। तो ये कुछ डायरेक्शन भी आपको याद रखना है। आपको पता चला होगा कि ईवीएम क्या है, ये वीवीपैट क्या है, कब से लागू हुआ है और क्या कंसर्न है उसके पीछे, बराबर ना, वो आपको पता चला होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली ओडिशा के अंदर एक टाइगर सफारी बन रहा है, और टाइगर सफारी बन रहा है लेकिन वर्ल्ड का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी बन रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर ना। ओडिशा का जो सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स इज ओनली होम फॉर द मेलानिस्टिक टाइगर इन द वाइल्ड इन द वर्ल्ड, बराबर ना। तो ये सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर सफारी बन रहा है, वर्ल्ड का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी ओडिशा के सिंपलीफा टाइगर रिजर्व के अंदर। इसके बारे में बात करें तो ये है मेलानिस्टिक टाइगर। अभी इसको मेलानिस्टिक टाइगर क्यों बोलते हैं कि क्योंकि ये ऐसे टाइगर होते हैं फ्रेंड्स कि जिनके शरीर के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स ज्यादा होती है। आप देख सकते हो कि कितना मतलब ऑलमोस्ट काला दिख रहा है फ्रेंड्स, बराबर ना। नॉर्मल जो हमारा टाइगर होता है जिसको हम रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं, वहां पे जो स्ट्रिप्स होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन ये मेलानिस्टिक टाइगर के अंदर, बराबर ना, ब्लैक स्ट्रिप्स बहुत डार्क होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, बराबर ना। तो ओडिशा इज सेट टू अनवेल द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेलानिस्टिक टाइगर सफारी नियर द सिंपलीफा टाइगर रिजर्व, बराबर ध्यान में रखना है। और अगर मैं ये टाइगर सफारी के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स तो ओके, और अगर मैं मेलानिज्म और मेलानिस्टिक टाइगर की अगर बात करूं तो मेलानिज्म इज अ जेनेटिक कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज मेलानिन प्रोडक्शन लीडिंग टू द ब्लैक और नियरली ब्लैक स्किन, फीदर्स और हेयर इन द एनिमल्स। तो एक जेनेटिक कंडीशन होती है व्यक्ति के अंदर, एनिमल्स के अंदर, कौन सी कंडीशन? मेलेनिज्म। और इस कंडीशन की वजह से उस व्यक्ति को या तो उस एनिमल के स्किन के ऊपर बहुत सारे ब्लैक स्पॉट देखने को मिलते हैं, बराबर, जिसको बोलते हैं मेलानिज्म, बराबर ना। और तो ये जो टाइगर है, आप यहाँ पे देखो कि इस टाइगर के जो जेनेटिक कंडीशन है उस मेलानिज्म की वजह से उसके साथ उसके ऊपर बहुत सारे ब्लैक स्पॉट है, ऑलमोस्ट ब्लैक दिख रहा है, बराबर ना। इसको बोलते हैं मेलानिस्टिक टाइगर, बराबर ना। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओडिशा के सिंपलीपा टाइगर रिजर्व को यहाँ पे टाइगर सफारी बनाने की बात चल रही है, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी बनाने की बात चल रही है फ्रेंड्स, बराबर ना। और अगर मैं बात करूं कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के अकॉर्डिंग सिंपलीपा टाइगर रिजर्व हाउस इज 16 टाइगर्स विद 10 ऑफ देम डिस्प्लेइंग द मेजेस्टिक राइट्स, बराबर ना। कि सिंपलीपा टाइगर रिजर्व के अंदर 16 टाइगर हैं अकॉर्डिंग टू टाइगर एस्टिमेशन 2022, उसमें से 10 तो कैसे हैं? मेलानिस्टिक टाइगर्स है, बराबर ना। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए टाइगर सफारी बनाने की बात चल रही है, बराबर ना। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये सफारी बनाने का ऑब्जेक्टिव है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन नीड्स ऑफ द मेजेस्टिक टाइगर, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द रिसर्चर्स एंड enthusiasts टू एंगेज विद दिस रेयर बिग कैट्स, बराबर ना। तो उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, उनके साथ एंगेजमेंट रखने के लिए इस लोकेशन को टाइगर रिजर्व बनाने की बात चली है, बराबर ना। और ये अप्रूवमेंट किसके द्वारा दिया गया है? सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, उसके बारे में आपको देखना है फ्रेंड्स, बराबर ना। और अगर मैं अदर वेराइटीज ऑफ टाइगर्स की अगर बात करूँ तो एक नॉर्मल वेराइटी है जो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, ऑरेंज विथ ब्लैक और ब्राउन स्ट्रिप, जिसको हम बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। और यहाँ पे हर एक टाइगर की जो स्ट्रिप पैटर्न है वो अलग होती है, यूनिक होती है। अगर मैं व्हाइट टाइगर की बात करूँ तो व्हाइट टाइगर जो वाइट दिखते हैं ये भी उनकी जेनेटिक कंडीशन की वजह से ही वो वाइट दिखते हैं, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ल्यूजिज्म। जैसे मेलानिस्टिक टाइगर्स वो मेलानिज्म की वजह से ब्लैक दिखते हैं, उस तरीके से वाइट टाइगर्स ल्यूजिज्म की वजह से वाइट दिखते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। और ल्यूजिज्म इज अ जेनेटिक कंडीशन दैट रिजल्ट इन रिड्यूस पिगमेंटेशन इन द एनिमल्स causing them to have white और पेल कलर स्किन, फीदर्स, फर और स्केल्स, बराबर ना। और गोल्डन टाइगर भी होते हैं जिनके फर्स गोल्डन होते हैं, बराबर ना। वो भी एक जेनेटिक कंडीशन है, वाइट बैंड करके, बराबर। उस कंडीशन की वजह से वो गोल्डन दिखते हैं, बराबर ना। तो ध्यान में रखना है गोल्डन टाइगर गोल्डन क्यों दिखते हैं? वाइट बैंड की वजह से। व्हाइट टाइगर व्हाइट क्यों दिखते हैं? ल्यूसिज्म की वजह से। और ब्लैक टाइगर जो मिलेनिस्टिक टाइगर वो ब्लैक क्यों दिखते हैं? मिलेनिज्म की वजह से, बराबर ना। और ये जो गोल्डन टाइगर है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं, बराबर ना। ओके, तो ये गोल्डन टाइगर ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स, बराबर। तो
आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। दुनिया का पहला मेरिनिस्टिक टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडिया सेट टू साइन ट्रेड डील विद द ओमान टू एक्सपांड इट्स वेस्ट एशिया टाइज, बराबर ना? उसके बारे में बात करें तो इंडिया और ओमान के बीच में एक ट्रेड डील होने वाली है। और इंडिया ये स्टेप क्यों ले रहा है? तो वेस्ट एशिया के अंदर उसका जो स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ाने के लिए ये इंडिया और ओमान ये ट्रेड डील साइन कर रहा है, बराबर ना? तो इसके बारे में बात करें तो एक्चुअली आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वेस्ट एशिया है, बराबर ना? ये पूरा अरब कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, आपको यहाँ देख सकते हो आप, यूएई है यहाँ पे आप देख सकते हो, बराबर ना? राइट। तो ये पूरा मिडल ईस्ट है अगर हम वर्ल्ड वाइज बात करें तो, और अगर हम एशिया की बात करें तो इसको वेस्ट एशिया बोला जाता है, बराबर ना? तो ये ओमान हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ना? क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये, तो अगर मैं इंडिया ओमान रिलेशनशिप की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये जो दो कंट्री है वो अरेबियन सी के दो किनारे पे है। आप देखो कि अगर हम इस मैप के अंदर देखें तो ये अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडिया देखने को मिलता है यहाँ पे, बराबर ना? और यहाँ पे ओमान है। तो अरेबियन सी के दो बाजू ये दो कंट्री है, ओमान और इंडिया, उसके बीच में एक एग्रीमेंट होने वाला है। और इससे पहले भी इंडिया और ओमान बहुत सारे ग्रुप में एक साथ जुड़े हुए हैं, लाइक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, लाइक अरब लीग, इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन। ये तीनों तीन का जो ग्रुप है उसके मेंबर्स हैं इंडिया और ओमान। तो पहले से ही उनके बीच में एक अच्छी सी पार्टनरशिप है। ओमान हमारा बहुत पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और हमने गांधी पीस प्राइज दिया था 2019 का, किसको? तो लेट जो एच एम सुल्तान काबूस थे जो ओमान के, उनको, ताकि उन्होंने इंडिया और ओमान के बीच में बहुत सारे टाइज करवाए थे और गल्फ रीजन के अंदर बहुत सारा पीस प्रमोट किया था। इसके लिए गांधी पीस प्राइज उनको दिया गया था 2019 के अंदर। तो इंडिया और ओमान के रिलेशंस पहले से ही बहुत अच्छे हैं और उसको और मजबूत बनाने की यहाँ पे बात चल रही है, बराबर ना? पर अगर मैं डिफेंस रिलेशंस की बात करूँ तो इंडिया और ओमान के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी बनाई गई है, बराबर, जो डिफेंस के फील्ड के अंदर इंडिया और ओमान के बीच में डिसीजंस लेता है। और 2018 से ये, ओके, और ये जो जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी है वो हर साल मिलने के लिए ये बनाई गई थी, लेकिन 2018 से समहाउ ये मीटिंग नहीं हो पा रही है। और लास्ट जो मीटिंग हुई थी 2018 के अंदर ही हुई थी ओमान के अंदर, जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी की, इंडिया और ओमान की। और अगर मैं इंडिया और ओमान के मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करूँ तो ओमान बहुत कम कंट्री में से है कि जिसके साथ इंडिया तीनों तीन टाइप की एक्सरसाइज करता है। आर्मी एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज और नवल एक्सरसाइज। आर्मी की अल नजा एक्सरसाइज, एयरफोर्स की ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, और नेवी की नजीम अल बहर, बराबर ना? तो एकमात्र अरब कंट्री है जिसके साथ इंडिया तीनों तीन एक्सरसाइज करता है, बराबर ना? ध्यान में रखना है। और इकोनॉमिक और कॉमर्शियल रिलेशंस की बात करूँ तो इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म लाइक जॉइंट कमीशन मीटिंग एंड जॉइंट बिजनेस काउंसिल ओवरसी द इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया और ओमान, बराबर ना? तो इकोनॉमिक और कॉमर्शियल रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं इंडिया और ओमान के। जॉइंट बिजनेस काउंसिल और जॉइंट कमीशन मीटिंग ये ओवरसी कर रहे हैं इंडिया और ओमान के कॉमर्शियल रिलेशन को, बराबर ना? और इंडिया इज अमंग द ओमांग्स टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, ओमान के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में इंडिया है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर द ओमान्स क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट फॉर द ईयर 2022 आफ्टर चाइना। ओमान का जो क्रूड ऑयल है उसका सेकंड लार्जेस्ट कस्टमर कौन है? इंडिया है, चाइना के बाद में, बराबर ना? और इंडिया इज ऑल्सो द फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट फॉर द ओमान्स नॉन ऑयल एक्सपोर्ट। देखो, ओमान के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट के अंदर तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है, लेकिन ओमान का जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट है उसमें भी इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट है, बराबर, ध्यान में रखना है। तो ओमान के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ना? राइट। और इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन ओमान इन द सेक्टर्स लाइक आयरन एंड स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल। इंडिया ने भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया है, इंडियन कंपनीज में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया है ओमान के अंदर, बराबर ना? और इंडिया ओमान ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड भी बनाया गया है, ज्वाइंट वेंचर ऑफ एसबीआई और स्टेट जनरल रिजर्व फंड, और जो ओमान का है उसके द्वारा एक फंड भी बनाया गया है, बराबर ना? और इंडियन कम्युनिटी की अगर बात करूं ओमान के अंदर, देर आर अबाउट 6.2 लाख इंडियंस इन द ओमान, उसमें से 4.8 लाख आर वर्कर्स एंड प्रोफेशनल है, बराबर ना?
देर आर इंडियन फैमिलीज लिविंग इन द ओमान फॉर मोर देन 150 से 200 साल पहले से इंडियन फैमिलीज ओमान के अंदर रहती है, बराबर ना। और ये तो हमने बात की कि किस तरीके से ओमान हमारे लिए डिफेंस के अंदर हमने हमारी रिलेशन कैसे है, इकोनॉमिक रिलेशन कैसे है, हम हमारे कितने लोग वहाँ पे रहते हैं, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है हमारा ओमान के साथ। और ये ओमान स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओमान वो गेटवे है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गेटवे है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? ये रीजन को बोलते हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो इंडिया का जितना भी इंपोर्ट होता है ऑयल का, जो मेनली अरब कंट्रीज के पास से होता है, लाइक कतार, यूएई, तो ये सब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो इस रीजन के माध्यम से होता है, बराबर ना। और ये रीजन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहलाया जाता है। और ओमान उस रीजन का गेटवे है, इसके लिए वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो दुकुम करके ये जो एरिया है ना, वहाँ पे हमने एक पोर्ट भी बांध के रखा है। क्योंकि देखो, हमारे हमने दो पोर्ट बांधे हैं। यहाँ पे ईरान के अंदर चबाहर पोर्ट हमने हमने डेवलप किया है, और ओमान के अंदर दुकुम पोर्ट हमने डेवलप किया है। तो ये चाइना को डिटर करने के लिए हमने अरेबियन सी के अंदर हम चाइना के ऊपर कंट्रोल रख सके, इसके लिए ये पोर्ट हमने हमारे कब्जे में रखा है, बराबर ना। क्योंकि ये सबसे बड़ा रूट है, अगर यहाँ पे चाइना कब्जा कर देगा तो हमारा ये रूट के माध्यम से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो डिटर हो सकता है, बराबर ना। तो स्ट्रेटेजिकली ये जो डोकुम पोर्ट हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया ओमान के अंदर, और चबहार पोर्ट हमने ईरान के अंदर एस्टेब्लिश किया है, बिकॉज हमारा जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रूट है वो हम उसको सेफ रख सके, बराबर ना। ओके, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज मैरीटाइम स्ट्रेटेजी टू काउंटर द चाइनीज इन्फ्लुएंस एंड एक्टिविटीज इन द रीजन, बराबर ना। ओके, और बराबर, तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसके इस तरफ गल्फ ऑफ ओमान है, जिसके इस तरफ पर्शियन गल्फ है, बराबर ना। तो ये दोनों गल्फ को ऊपर हम कंट्रोल कर सके, इसके लिए हमने यहाँ पे एक पोर्ट एस्टेब्लिश किया है और पोर्ट ऑफ दुकुम को एस्टेब्लिश किया है। और ये पोर्ट ऑफ ग्वादर जो पाकिस्तान में, वो चाइना ने एस्टेब्लिश किया है, बराबर ना। तो चाइना भी इस रीजन के ऊपर कंट्रोल पाना चाहता है, इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ पोर्ट्स बनाए हैं, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो ऐसे ही कंट्री के साथ हमने ट्रेड डील साइन करनी है, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और सस्ता हो, ऐसा काम करना है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज के तमाम न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।